दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो परिणाम निकल करके सामने आए हैं, क्या इस परिणाम का इफेक्ट राजस्थान में होने वाले उपचुनाव पर पड़ेगा और इन चुनाव परिणाम आने के बाद में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणामों ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता को चिंता में डाल दिया है। सबको विश्वास था कि इस बार हरियाणा में वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और मतदान के बाद में जो एग्जिट पोल निकल करके आए वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस के इन नेताओं के दावे को सच साबित कर रहे थे। प्रत्येक एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए दिखाया जा रहा था, लेकिन चुनाव परिणाम ने कांग्रेस के सारे उत्साह और उमंग पर पानी फेर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है और हरियाणा बनने के बाद में पहली ऐसी पार्टी होने जा रही है जिसके नेतृत्व में हरियाणा की जनता उन्हें लगातार तीसरी बार सरकार में बिठाने जा रही है। तो हरियाणा के चुनाव प्रचार में जितने भी राजस्थान कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता थे, चाहे आप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लो, पूर्व में कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष रह चुके सचिन पायलट की बात कर लो, या फिर वर्तमान के जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इनमें टीकाराम जूली भी थे। इस प्रकार से 40 से 50 नेताओं की एक बड़ी फौज, राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की एक बड़ी फौज हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिलाने के प्रयास में लगी हुई थी। और जब ये नेता लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिस प्रकार का माहौल इनके सामने उत्पन्न हो रहा था, जिस प्रकार से भीड़ इन नेताओं को सुनने में आ रही थी, विशेष करके सचिन पायलट को सुनने में जिस प्रकार की भीड़ निकल करके सामने आ रही थी, तो उससे इन नेताओं का जो आत्मविश्वास था वो 7वें आसमान पर था। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के 6 सांसद और 1 दर्जन से ज्यादा वर्तमान के जो विधायक हैं उन्हें इस चुनाव प्रचार में उतारा था, इस उम्मीद में कि जो बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी छुएगी उसमें और इजाफा कैसे किया जाए। चुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीमार चल रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान अशोक गहलोत की तबीयत ठीक हो जाती है और अपना जादू बिखेरने के लिए, अपने जादू का करिश्मा दिखाने के लिए अशोक गहलोत ने भी हरियाणा में जमकर पसीना बहाया। तमाम तरह के प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान 2 पड़ोसी राज्य हैं, तो राजस्थान के इन नेताओं का प्रभाव हरियाणा की कुछ विधानसभा सीटों पर हमेशा से रहता है और हरियाणा के कुछ नेताओं का प्रभाव राजस्थान की जो हरियाणा से लगती हुई विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर रहता है। तो दोनों ही राज्यों में जब चुनाव हो तो कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे नेताओं का एक दूसरे राज्य में इस्तेमाल करते आई है। दोस्तों अब ये नेता इस सोच में डूब चुके हैं, इस चिंता में डूब चुके हैं कि भीड़ चुनाव जीतने का कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की रैलियों में हरियाणा में हमने भीड़ देखी, जिस तरह से लोग निकल करके इन रैलियों में आ रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम के नतीजों में हमें वो संख्या नहीं नजर आई, वो उत्साह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर नहीं आया जो उत्साह रैलियों में हमें दिखाई देने लग रहा था। तो इस चुनाव परिणाम को देख करके विशेष करके राजस्थान के जो कांग्रेस के नेता है, क्योंकि राजस्थान में आने वाले दिनों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों हार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण गिनाए जा रहे हैं राजनीतिक पंडितों के द्वारा। दोस्तों कांग्रेस की राजनीति को लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनाव मैदान में गई थी और इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, जो लोकसभा चुनाव 2024 को जिसने लड़ा था, उनमें से ज्यादातर दल इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की चर्चा कई दिनों तक लगातार चलती रही। जब अरविंद केजरीवाल छूट करके जेल से बाहर आए तो इस चर्चा को और हवा मिली कि अब शायद इनका गठबंधन हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी 5 सीटें मांग रही थी और कांग्रेस पार्टी 5 सीटें देने के और राजी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह की स्थिति नजर आ रही थी, जिस तरह का माहौल उनके नेताओं की नजरों में नजर आ रहा था और जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट निकल करके आ रही थी, जिस तरह के दावे मीडिया चैनल हाउसेस की ओर से किए जा रहे थे, जिस तरह के ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे थे, उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी शायद इस बार हरियाणा में वापसी कर पाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए शायद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने समझा होगा कि जब हम सरकार में लौट ही रहे हैं, फिर इनको सीट क्यों दें। तो आम आदमी पार्टी जरूर हरियाणा में ज्यादा कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई, क्योंकि हरियाणा के पड़ोस में पंजाब है
और पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार चला रही है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, ना तो कांग्रेस पार्टी उस तरह का प्रदर्शन कर पाई और ना ही आम आदमी पार्टी कोई खास प्रदर्शन हरियाणा की विधानसभा सीटों पर कर पाई। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि जिन सीटों पर परिणाम नजदीकी रहे, जिन सीटों पर परिणाम 1000, 2000, 3000, 5000 के करीब के अंतर के रहे, उन सीटों पर जरूर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा डेंट पहुंचाया है। दोस्तों, राजनीति के जो जानकार हैं, राजनीति की जो समझ रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से अति आत्मविश्वास के साथ में कांग्रेस पार्टी इस चुनाव मैदान में गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं विश्वास हो चुका था कि इस बार वो किसी भी हाल में राज्य की सरकार में वापसी कर लेगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जाट वर्सेज अन्य करने में जो सफलता अर्जित की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिन बड़े मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रही थी, विशेष करके इस चुनाव प्रचार में अपनी बात रख रही थी, वो किसानों की बात कर रही थी, वो जवानों की बात कर रही थी और वो पहलवानों की बात कर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन तीनों मुद्दों को कहीं ना कहीं जाट समाज से जोड़ने का सफल प्रयास भी किया और उसमें वो सफल भी हुए। तो दोस्तों, अब लौटते हैं राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। राजस्थान में ही कमोबेश परिस्थितियां वैसी ही बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल की बात कर ले या राजकुमार रोत की बात कर ले, ये दोनों ही राजस्थान की राजनीति में बड़े उभरते हुए नेता माने जाते हैं। आदिवासी बेल्ट की बात करें तो राजकुमार रोत तेजी से उभरने वाले नेताओं में राजकुमार रोत की गिनती होती है, क्योंकि जिस तरह से राजकुमार रोत एक बड़े मार्जिन के साथ में लोकसभा चुनाव जीतते हैं, उससे पहले जो 84 विधानसभा सीट है, आदिवासी बाहुल्य सीट है, उससे लगातार 2 बार राजकुमार रोत एक बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब होते हैं। और वो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी थे और दूसरे बड़े राजस्थान के सहयोगी थे, वो थे हनुमान बेनीवाल। दोस्तों, गठबंधन के तहत नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल आरएलपी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और राजस्थान भर में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में इन्होंने प्रचार किया। लेकिन दोनों ही बड़े नेताओं के अगर पिछले बयानों पर आप गौर करेंगे, पिछले दिनों के जो इनके वक्तव्य हैं उस पर आप गौर करेंगे, तो उसे एक बात स्पष्ट हो चलती है कि ये जो विधानसभा उपचुनाव आ रहे हैं, शायद इन उपचुनाव में ये दोनों ही बड़े नेता अपने दम पर चुनाव मैदान में जाए। क्योंकि हनुमान बेनीवाल कई बार कह चुके हैं, स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर के था, प्रदेश के चुनाव में हम किसके साथ जाएंगे, क्या हमारी रणनीति रहेगी, इस बात को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने अब तक ये खुलासा नहीं किया है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ में मिल करके विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और यही चीज कहीं ना कहीं राजकुमार रोत के बयानों में नजर आती है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी उलझन है। अगर गठबंधन नहीं करके वो चुनाव मैदान में जाती है तो ये तय है कि हनुमान बेनीवाल भी खिंवसर के साथ साथ अन्य 1-2 सीटों पर आरएलपी के उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के दावे हनुमान बेनीवाल पहले कर चुके हैं कि वो आरएलपी को केवल खिंवसर तक सीमित रख करके नहीं रखना चाहते हैं, वो आरएलपी को अन्य राजस्थान के इलाकों में भी विस्तार देना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है तो हनुमान बेनीवाल अन्य सीटों पर भी आरएलपी के उम्मीदवार उतार सके। जाट बेल्ट की सीट की बात करें तो झुंझुनू में हनुमान बेनीवाल अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं, देवली उनियार में अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं और सलुम्बर में अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। वहीं बात करें राजकुमार रोत की तो राजकुमार रोत भी 84 के साथ साथ 1-2 अन्य आदिवासी बाहुल्य जो सीटें हैं, विशेष करके सलुम्बर, उस पर भी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं। तो इस स्थिति में कांग्रेस के लिए मुश्किलें थोड़ी कठिन हो सकती है। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।